हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं 15 जून। आज की हमारी जो 15 जून की डेली करंट अफेयर्स होने वाली है, द हिंदू न्यूज एनालिसिस पे बात करेंगे। आज के यहाँ पर हमारे जो विषय की करंट अफेयर्स है, अगर उसको हम एक करके देख लें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जेंडर गैप रिपोर्ट, ये एग्जाम में जेंडर गैप रिपोर्ट है, अक्सर पूछी जाती है, इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता, स्वाभाविक है। तो 2 नंबर आपके पक्के रहते हैं, तो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम से इसको समझेंगे। ग्रुप 7 G7, जो ग्रुप 7 या G7 जिसको कह रहे हैं, जो 7 देशों का इसमें समूह है, लेकिन भारत भी इसमें गया हुआ है अभी। तो भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं, तो इसको समझेंगे। जो मोटी मोटी बात है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। अंतरराष्ट्रीय लिनक्स दिवस, अब ये लिनक्स क्या है इसके बारे में समझेंगे, और ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मनाया जाने वाला दिवस है, तो इसको हम जरूर देख लेंगे। शेंगेन वीजा, अब ये जो वीजा है यूरोपीय संघ के द्वारा दिया जाता है, लेकिन भारत में अभी वर्तमान में स्थिति क्या है, क्योंकि G7 का अभी बैठक हो रही है, और इस समय सेनेक्स जो शेंगेन वीजा है वो इंपॉर्टेंट है और चर्चा में आ गया है, तो थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे। भारतीय कौवे की प्रजाति समाप्त करने की घोषणा की गई है। अब भारतीय कौवा ऐसा कौन सा है जिसको समाप्त करने की घोषणा की गई है, इसको भी देख लेंगे। तो जल्दी से आप लोग चैनल पे अभी तक नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं सोशल साइट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोग पीडीएफ या फिर कोई भी अपडेट है मिलता रहेगा। हमारा ऐप भी है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऐप का नाम है नट लर्निंग ऐप, ध्यान रखिएगा। इस ऐप को डाउनलोड करके आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। नट लर्निंग ऐप नाम है इसका, आप लोग डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, वीडियो, सभी चीजें ऐप पर भी आप लोग देख पाओगे। आज के हम पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जेंडर गैप रिपोर्ट। जेंडर इक्वलिटी क्या है, एक साइड देखोगे तो आप मेल बैठे हुए हैं, और एक साइड देखोगे तो आप फीमेल बैठे हुए हैं। लेकिन अभी जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 की आई है, अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसको देखते हैं। चर्चा में क्यों है, तो नवगठित भारतीय मंत्रिमंडल, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में आपको पता होगा लोकसभा के चुनाव हुए हैं, कई सारे विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन अभी हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है। अभी मुद्दा है हमारा जो नवगठित भारतीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, जिसमें 30 केंद्रीय मंत्रियों में से केवल 2 महिलाएं शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, 30 केंद्रीय मंत्री हैं और महिलाओं की संख्या कितनी है, सिर्फ 2। कुल मिलाकर केंद्रीय परिषद में मंत्रियों की संख्या पिछली सरकार से 10 से घटाकर 7 हो गई है। तो केंद्रीय परिषद में मंत्रियों की संख्या पिछली सरकार में 10 से और उससे घटाकर कितनी हो गई है, 7 हो चुकी है अभी। लेकिन अभी हम साउथ एशिया की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे, रैंक की बात करेंगे, रीजनल और ग्लोबल, और इनका स्कोर देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपको बता दिया है मैंने कि 30 केंद्रीय मंत्रियों में से 2 महिलाओं का सिर्फ यहाँ पर नेतृत्व करने की चर्चा सामने आई है। रिपोर्ट कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा विश्व जेंडर गैप रिपोर्ट को जारी किया जाता है। वैश्विक स्तर पर इसको विभिन्न क्षेत्रों में लगातार लैंगिक असमानता को उजागर करती है रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है, वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट है। और यह रिपोर्ट जारी कौन करती है, तो विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा इसको जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ऑप्शन में आ जाता है जो रिपोर्ट जारी करने वाली कुछ संस्थाएं, उनके नाम। तो ध्यान रखना है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। यह लैंगिक असमानता को उजागर करता है। यहां पर हम टॉप रैंक वाले कंट्री की बात करें, टॉप रैंक इनका हासिल स्थान है, तो आइसलैंड ने लगातार 14वें वर्ष सबसे अधिक लैंगिक समानता वाले देश के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा हुआ है। तो जो आइसलैंड है ना, 14 साल से पहले स्थान पर है, कितने, फर्स्ट स्थान पर 14 साल से आ रहा है। वहां पर लैंगिक समानता, इन्होंने लैंगिक समानता में अपना स्थान को बरकरार रखा हुआ है। और लैंगिक अंतर जो स्कोर है वो इनका 91.2% इनका स्कोर है। ध्यान रखिएगा, 100% नहीं है, पर 91.2% है। 14वें वर्ष से लगातार पहले स्थान पर आ रहे हैं। उसके बाद की बात की जाए तो जो टॉप 5 देश हैं, मतलब 5 देश आइसलैंड के बाद, तो नॉर्वे है, फिनलैंड है और स्वीडन है। अन्य नॉर्डिक देश हैं जो शीर्ष 5 में से अपना उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। भारत इस सूचकांक में कौन से स्थान पर है, भारत इस सूचकांक में 129वें स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, कितने, 129 पर स्थान पर है भारत। कितनी बढ़िया स्थिति है ना। तो भारत के स्थान को आप लोग ध्यान रखो, डायरेक्टली आता है, जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली ही कम नजर आ रहा है, ऐसा कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है। यह मामूली गिरावट मुख्य रूप से शैक्षिक प्राप्ति
राजनीतिक सशक्तिकरण, मामूली गिरावट सामने आई है, जबकि आर्थिक भागीदारी और अवसर में थोड़ा सा सुधार नजर आया हुआ है। दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था में भारत तीसरे सबसे निचले स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, साउथ एशिया में इकोनॉमी की बात है तो भारत तीसरे सबसे निचले स्थान पर है। और उसकी भारत की स्थिति, किसकी, उसकी स्थिति मतलब भारत की स्थिति बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान से खराब है। किसकी, भारत की स्थिति बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान से भी खराब है। साउथ एशिया की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा, जो मैंने आप लोगों को एक मैप दिखाना है, इसको हम देख लेते हैं। साउथ एशिया, बांग्लादेश टॉप पर है रीजनल में, इस जो साउथ एशिया में है बांग्लादेश टॉप पर है, रीजनल में पहले स्थान पर है और ग्लोबल में 99 स्थान पर है, 99 पर। नेपाल की बात किया दूसरे स्थान पर है रीजनल में, क्षेत्रीय में, लेकिन ग्लोबल में 117 स्थान पर है। श्रीलंका की बात किया तीसरे स्थान पर है, ग्लोबल में 122वें स्थान पर है। भूटान की बात किया चौथे स्थान पर है, लेकिन ग्लोबल में 124वें स्थान पर है। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया 5वें स्थान पर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। रीजनल में इंडिया 5वें स्थान पर है, कौन से, 5वें स्थान पर है। और ग्लोबल में बात किया तो 129वें स्थान पर है, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर 129वें स्थान पर है। भारत के नीचे मालदीव आता है, 6वें स्थान पर है, और ये मालदीव ग्लोबल में 132वें स्थान पर है। पाकिस्तान 7वें नंबर पर आता है, वही 7वें स्थान पर है, और इसमें पाकिस्तान की ग्लोबल की बात किया तो 145वें स्थान पर है। तो थोड़ा सा आप मोटा मोटा याद रखो, भारत अगर क्षेत्रीय में साउथ एशिया में पूछा जाए तो 5वें स्थान पर आता है, वैश्विक लेवल पर पूछा जाए तो 129वें स्थान पर आता है। भारत से अच्छी स्थिति बांग्लादेश की है, नेपाल की है, श्रीलंका की और भूटान की है। ये 4 देश की स्थिति भारत से अच्छी है। तो इसीलिए जेंडर गैप रिपोर्ट को पढ़ना इंपॉर्टेंट रहता है, और ये रिपोर्ट से एक क्वेश्चन बनना स्वाभाविक रहता है, डायरेक्टली पूछा जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं आज के मेरे नेक्स्ट करंट अफेयर से, ग्रुप 7 G7। आप G7 की बात करेंगे और आप यहाँ पर 6 झंडे को भी देख पा रहे होगे, है ना, 6 झंडों को आप देख पा रहे होगे। तो ये क्या है, G7 के ग्रुप 7 है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएस G7 के सदस्य हैं। ध्यान रखिए कौन कौन से हैं, एक कनाडा हो गया है, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट यूएसए इसमें शामिल है। तो जल्दी से आप लोग चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए। ऐप हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक, या प्ले स्टोर से आप लोग सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो, नेट लर्निंग ऐप, वहां पर आप लोग मल्टीपल टेस्ट सीरीज ला सकते हो। तो जल्दी से जाइएगा, टेस्ट सीरीज लाइएगा डाउनलोड करके, और पीडीएफ भी आप लोग पढ़ सकते हो। ग्रुप 7 G7 की हम यहाँ पर बात करेंगे। G7 के नेता 13 जून को अपना वार्षिक शिखर सम्मेलन शुरू करेंगे, और ये जो शिखर सम्मेलन है 13 जून से लेकर 15 जून के तक चलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसमें रूस के साथ युद्ध, यूक्रेन के समर्थन को दोगुना करने और चीन के राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को सामना करने के एकजुट चेहरा पेश करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ पर G7 में वैसे तो बहुत सारी बातें की जाएंगी, लेकिन जो 2 बातें सामने आई हैं, तो एक तो बताया जा रहा है कि जो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तो यूक्रेन के समर्थन को दोगुना किया जाएगा। साथ में चीन की अपनी महत्वाकांक्षा कम नहीं हो रही है, उस महत्वाकांक्षा पर लगाम लगाने हैं, क्या लगाना है, लगाम लगाना है और रोक लगाना है, उसके लिए भी कोशिश की जाएगी। यहाँ पर भारत भी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी भी सम्मिलित हुए। G7 जिसका अर्थ है ग्रुप ऑफ 7, एक अंतर सरकारी राजनीतिक आर्थिक मंच है। कैसा, एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है। सदस्य देशों की बात किया जो G7 में शामिल है, कौन कौन से हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। गैर गणना किए गए सदस्य के रूप में यूरोपीय संघ इसमें शामिल किया जाता है। G7 की स्थापना कब हुई थी, G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। 1900 के दशक के अंत में रूस को शामिल किया गया था, G8 बना, लेकिन क्रीमिया के विलय के साथ ही 2014 में इसे निलंबित कर दिया गया। तो G7 1975 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन G8 बना 1900 के दशक में, ध्यान रखें 1990 के दशक में G8 बना, जिसमें रूस शामिल हुआ। लेकिन 2014 में क्रीमिया के विलय के बाद रूस को इससे निलंबित कर दिया गया और पुनः यह G7 बन गया। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। कार्यों की बात की जाए, आर्थिक नीतियों पर चर्चा करता है,
समन्वय के लिए कार्य करता है। G7 की सालाना बैठक होती है, मतलब एक साल में एक बैठक होती है। नेता मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, सिक्योरिटी, सुरक्षा, ऊर्जा, एनर्जी, जलवायु परिवर्तन सहित कई वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं। तो G7 से एक क्वेश्चन स्वाभाविक तौर पर बनता ही बनता है। तो आज की करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन तो यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 2। ठीक, महत्व की बात करते हैं। इसका महत्व क्या है G7 का? G7 कोई कानून नहीं बना सकता, ध्यान रखिएगा, G7 कानून नहीं बना सकता, लेकिन जो अपने पिछले निर्णय दिए हैं उसके वैश्विक परिणाम देख सकता है। शिखर सम्मेलन की बात किया तो वार्षिक G7 का शिखर सम्मेलन की मेजबानी सदस्य देशों के द्वारा की जाती है। जो इसके सदस्य देश हैं, 7 देश हैं, उनके द्वारा इसकी मेजबानी की जाती है। हर साल यह रोटेशन में घूमता रहता है। शिखर सम्मेलन नेताओं को वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और नीति पॉलिसी बनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 2024 में G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून इटली के अपूलिया में होगा, मतलब हो रहा है, चल रहा है, और ये आज लास्ट चलेगा, आज इसमें लास्ट है। 2024 में G7 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इटली के पास है, ध्यान रखिए, किसके पास है? इटली के पास 2024 की अध्यक्षता है। 2023 में किसके पास अध्यक्ष थी? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। हम नेक्स्ट दिवस की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय लिनक्स दिवस 2024। अब ये लिनक्स की फोटो आप लोग देख पा रहे होंगे, इससे आप लोग चर्चित हो गए। चर्चा में क्यों है लिनक्स? तो अंतरराष्ट्रीय लिनक्स दिवस प्रतिवर्ष 11 जून को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 11 जून 2019 को मनाया गया था। अब यह इंपोर्टेंट क्यों हो जाता है? देखो, जो आज हमारी 2 करंट अफेयर्स मैंने पिछली बताई है, एक तो जेंडर गैप रिपोर्ट, दूसरी G7, इनसे एक एक क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 क्वेश्चन पक्के हैं। लिनक्स अंतरराष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है, इसकी पहली बार शुरुआत 11 जून 2019 से की गई है। इस दिवस का उद्देश्य की बात करें, दुनिया भर में लिनक्स के बारे में जनता को शिक्षित करना है, संरक्षण प्रयासों को प्रेरित करना है, इन राजसी जीवों की सुरक्षा में सफलताओं को उजागर करना है। तो उद्देश्य किसी भी चीज का ज्यादातर सेम होता है, लोगों को शिक्षित करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को उसके बारे में बताना। तो इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय लिनक्स दिवस का भी उद्देश्य है दुनिया भर के लिनक्स के बारे में जनता को शिक्षित करना, उनके बारे में बताना, संरक्षण के लिए प्रयास करना। ध्यान रखिए, लिनक्स के बारे में, लिनक्स एक बड़ी बिल्ली की तरह है, बिग कैट है, आप फोटो में देख सकते हो, क्या है? एक बिग कैट है, ध्यान रखिएगा, एक बड़ी बिल्ली की तरह है और परिवार का सदस्य है, जो उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, कहां पर पाई जाती है? नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, एशिया में पाई जाती है और यूरोप में पाई जाती है। अपने कानों के गुच्छे, लंबे फर और असाधारण शिकार कौशल के लिए इसको जाना जाता है। लिनक्स के अंतर्गत बिल्ली की 4 प्रजातियां आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? यूरेशियन लिनक्स आता है, कनाडा लिनक्स आता है, इबेरियन लिनक्स आता है, बॉबकैट आता है। ये चारों प्रजातियां आप लोग नोट कर लो, एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। यूरेशियन, कनाडा, इबेरियन, बॉबकैट। अब इसमें बॉबकैट और कनाडा लिनक्स और यूरेशियन को आईयूसीएन की लाल सूची में संकट मुक्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जो रेड डाटा बुक है, इस रेड डाटा बुक में बॉबकैट को, कनाडा को और यूरेशियन को लाल सूची की संकट मुक्त सूची में, लीस्ट कंसर्न में सूचीबद्ध किया गया, जबकि इबेरियन को लुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। किसको? ध्यान रखिएगा, इबेरियन को लुप्तप्राय। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि इन चारों प्रजातियों में से आईयूसीएन की रेड डाटा बुक में ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसको लुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है? तो अब आप बता सकते हो इनमें से कौन सी सूचीबद्ध किया गया? इबेरियन ऐसी लिनक्स की प्रजाति, उसको लुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया, बाकी 3 को संकट मुक्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। पारिस्थितिक तंत्र में लिनक्स को महत्व की बात करें तो अपने प्राकृतिक आवासों में शीर्ष शिकारियों के रूप में इसको कार्य करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन में रखने में भी ये मदद करते हैं। ये हिरन एवं छोटे स्तनधारियों जैसे शाकाहारी जानवरों का शिकार करते हैं और इनकी आबादी को नियंत्रित करते हैं, अतिचरण को रोकते हैं, वनस्पति विकास को बढ़ावा देते हैं। तो आप समझो लिनक्स के बारे में लोगों को जानना आवश्यक है। इनके समझ लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, अगर कुछ लाभ है तो कुछ चुनौतियां भी हैं। लिनक्स को मुख्यतः अपने आवास से हानि एवं विखंडन के साथ चुनौती का सामना करना पड़ा, मतलब कि इनके जो आवास हैं उनका वह हानि हो रही है और समाप्त होते दिख रहे हैं।
उनके फर एवं शारीरिक अंगों के लिए अवैध शिकार भी एक गंभीर खतरे के रूप में सामने आ रहा है। जलवायु परिवर्तन उनके आवासों के परिवर्तन करके शिकार की उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है। मतलब कि जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उनके आवास में भी परिवर्तन हो रहा है, और आवास में परिवर्तन हो रहा है तो ये शिकार करने की जो उपलब्धता है इनको प्रभावित कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं भूखे रह जाते हैं, भूखे रहते हैं तो मृत्यु शैया की ओर आसार बन जाते हैं। तो आवास का विखंडन हो रहा है, अवैध शिकार होता है, और आवासों में परिवर्तन के साथ साथ शिकार की उपलब्धता में भी इनमें कमी आ रही है। भारत में लीनस की स्थिति क्या है? अब ये अगर हम विश्व के लेवल पर देख रहे हैं तो भारत में भी इसको जानना जरूरी रहता है। अब विश्व के साथ साथ हम भारत में भी जानते हैं, 4 लिनक्स प्रजातियों में से यूरेशियन लिनक्स भारत में पाई जाने वाली प्रजाति है। तो यहाँ पर जो मैंने 4 प्रजातियां आपको बताई हैं लिनक्स की, जिसमें से यूरेशियन जो है भारत में पाई जाती है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो लिनक्स है उसकी कौन सी प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, तो चारों ऑप्शन दे सकते हैं और आ सकता है इनमें से बताइए कौन सी एक है। तो यूरेशियन लिनक्स भारत में पाई जाती है। भारत में इनके निवास स्थान की बात किया तो लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, देश के उत्तर पूर्वी भागों में सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आप देखोगे तो ये भी नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में कहां पर भी पहाड़ी इलाकों में है पाए जाते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी के सीमित क्षेत्र। भारत में यूरेशियन लिनक्स की वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 में इनको सूचीबद्ध किया गया है, जबकि इनको आईसीएन की रेड डेटा बुक में लुप्त प्राय मुक्त में रखा गया। ध्यान रखिएगा। शेंगेन वीजा, अब ये शेंगेन वीजा क्या है जो चर्चा में आ गया, और G7 की इस समय हो रही है बैठक। तो यूरोपीय संघ ने शॉर्ट स्टे शेंगेन वीजा की लागत में 12% की वृद्धि कर दी है। किसने की है? यूरोपियन संघ ने की है। यार क्या किसने? यूरोपियन संघ ने की है। और शॉर्ट स्टे शेंगेन वीजा में कितनी? 12% की बढ़ोतरी। तो अब हम समझते हैं इसको शेंगेन वीजा होता क्या है, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए जल्दी से। शेंगेन वीजा जो धारक होते हैं उनको 29 यूरोपीय देशों वाले शेंगेन क्षेत्र में किसी भी 180 दिनों की अवधि तक अधिकतम 90 दिनों के लिए स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति मिल जाती। यूरोपियन जो संघ है 29 देशों का, अगर शेंगेन वीजा इसको मिल जाता है यूरोपियन देशों के 180 दिनों की अवधि के लिए, जिसमें से अधिकतम 90 दिन स्वतंत्र रूप से वो यात्रा कर सकते हैं। अभी हम समझेंगे वो कौन कौन से देश हैं। यह वीजा कार्य करने का अधिकार नहीं प्रदान करता है, ध्यान रखना है। ये अधिकार कार्य करने के लिए नहीं देता, ये यात्रा करने की अनुमति देता है। शेंगेन देश भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्यों में से एक है, जिनमें फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जैसे प्राथमिकता वाले देश हैं। भारतीयों के लिए विशेष रियायतें इसमें क्या है? तो यूरोपीय संघ ने यूरोप में भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है, जिसमें लंबी अवधि के साथ मल्टीपल एंट्री शेंगेन वीजा की पेशकश की गई है। मतलब कि अगर 180 दिन तो इसमें है ही है, लेकिन आप मल्टीपल इसमें आ सकते हो। ध्यान रखिएगा, मल्टीपल इसमें आप एंट्री कर सकते हो इस वीजा के माध्यम से। ये भारतीय लोगों के लिए विशेष रियायत है। बार बार यात्रा करने वाले भारतीयों यात्री अब 5 वर्ष के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि वह 5 साल तक इस वीजा के माध्यम से एंट्री कर सकते हैं बार बार। उन्हें वीजा मुक्त नागरिकों के समान सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। भारतीय नागरिकों को पिछले 3 वर्षों में 2 वीजा प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के बाद 2 साल के लिए वैध दीर्घकालिक मल्टीपल एंट्री वीजा भी जारी किया। मतलब कि 5 साल तक वह मल्टीपल तरीके से एंट्री कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा। शेंगेन क्षेत्र के बारे में बात करें, शेंगेन क्षेत्र यूरोपीय संघ के 25 देशों सहित कुल 29 यूरोपीय देश शामिल है। इसमें 25 तो इसमें सदस्य देश शामिल है, लेकिन कुल टोटल 29 है। अब कौन कौन से हैं एक बार थोड़ी सी नजर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, जर्मनी, एस्टोनिया, ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, हंगरी, माल्टा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो ये जो देश हैं, यहाँ पर शेंगेन क्षेत्र के बारे में आपको मैंने डिटेल से बता दिया है कि आप लोग एंट्री कर सकते हो। भारतीयों के लिए विशेष रियायत है क्या कि 5 साल तक ये एंट्री कर सकते हैं। आज हम अंतिम गणित की तरफ चलते हैं। भारतीय कौवे की प्रजाति को समाप्त करने की घोषणा। मतलब कि ये जो कौवा आप देख पा रहे होगे, इस कौवे को आप लोगों ने बखूबी अपने घरों में देखा ही होगा,
है ना कहीं आस पड़ोस छतों पर देखा होगा, और इसको अब समाप्त करने की घोषणा की जा रही है। क्यों की जा रही है, इसको समझते हैं। केन्या की सरकार ने आक्रामक प्रकृति और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र पर हानिकारक प्रभाव के कारण वर्ष 2024 के अंत तक 10 लाख भारतीय घरेलू कौवे को समाप्त करने की योजना शुरू कर दी है। वहां पर केन्या सरकार ने कहा है आक्रामक प्रकृति स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र पर हानिकारक प्रभाव डाल रही है, इसलिए 10 लाख भारतीय घरेलू कौवे को समाप्त करने की योजना बनाई है। केन्या में भारतीय घरेलू कौवे को आक्रामक विदेशी पक्षी माना जाता है, अपने यहाँ नहीं माना जाता है। भारत में इसको आक्रामक नहीं माना जाता है, जबकि केन्या में इसको आक्रामक विदेशी प्रजाति के रूप में जाना जाता है। ये मूल रूप से भारत एवं एशिया के अन्य हिस्सों में पाए जाते हैं और शिपिंग गतिविधियों के माध्यम से विश्व में फैल गए हैं। जो पानी से शिप से जो शिपिंग गतिविधि होती है उससे ये पूरे विश्व में फैल चुके हैं। भारतीय घरेलू कौवे संबंधित मुख्य तथ्यों की थोड़ी सी बात करें। चर्चित नाम क्या है, तो भारतीय घरेलू कौवा जिसे हम कहते हैं, घरेलू कौवा कहते हैं, भारतीय कौवा कहते हैं, ग्रे नेक कौवा कहते हैं, सीलोन कौवा कहते हैं और कोलंबो कौवा कहते हैं। ये इसके कुछ नाम हैं। प्राप्त स्थान की बात किया है तो कार्बस स्प्लेंडेंस प्रजाति के कौवे को सामान्यतः भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। इनकी संरक्षण स्थिति की बात किया है तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 2 में शामिल है। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, अनुसूची 2 में इनको शामिल किया गया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत। आयुषीएन की बात किया है तो संकट मुक्त श्रेणी में इसको रखा गया है, लीस्ट कंसर्न में रखा गया संकट में। लेकिन इनको भारतीय कौवे को समाप्त करने की घोषणा किसने की है, केन्या सरकार ने की है, ना कि भारत सरकार ने। ध्यान रखना है, केन्या सरकार के द्वारा इनको आक्रामक प्रजाति पक्षी माना जाता है। कैसा आक्रामक पक्षी माना जाता है, और 10 लाख पक्षी को समाप्त करने की घोषणा की गई है केन्या सरकार ने। तो ध्यान रखना है, भारत में नहीं केन्या में की गई है, लेकिन पूछा जा सकता है किस देश में की गई है, तो आप बता सकते हो। आज यही हम समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे। वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।